हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो फ्यूचर्स का मार्केट है उसका पर्पस क्या है, कितने टाइप के फ्यूचर मार्केट्स होते हैं और ये जो फ्यूचर मार्केट्स होते हैं ये कैसे फॉरवर्ड मार्केट से डिफरेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो कि फ्यूचर मार्केट के अंदर है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। फिर लास्टली हम लोग ये समझेंगे कि एक टेक्निकल एनालिस्ट क्या डिफिकल्टीज फेस करता है जब वो फ्यूचर के डेटा से डील करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये फ्यूचर्स क्या होता है, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आखिर में होते क्या है। तो फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं बात करता हूँ डेरिवेटिव की, तो मेरा मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, इनकी वैल्यू कहीं और से डिराइव हो रही है, कहीं और से निकल के आ रही है। तो अगर मैं जैसे गोल्ड फ्यूचर का एग्जांपल लेता हूँ, तो गोल्ड फ्यूचर की जो वैल्यू है ना वो गोल्ड से निकल के आ रही है। अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो गोल्ड फ्यूचर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो जो गोल्ड फ्यूचर में डेरिवेटिव है ना वो गोल्ड है, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो गोल्ड है। तो फ्यूचर्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ऑब्लिगेट करते हैं। ऑब्लिगेट मतलब मजबूर करते हैं पार्टीज को ट्रांजैक्ट करने के लिए एक एसेट में एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट और प्राइस। अब हो सकता है आपको ये फ्यूचर्स के बारे में पता हो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे मैं गोल्ड फ्यूचर्स डालने की कोशिश करता हूँ और हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग MCX वाले गोल्ड फ्यूचर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे जून 2022 वाले फ्यूचर में। तो अभी आप देख सकते हो जो प्राइस है गोल्ड का वो 50,670 है, राइट। अभी जो करंट प्राइस है वो 50,670 रुपीज़ है। अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये जून 2022 में एक्सपायर होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिए, ये गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जून 2022 में एक्सपायर होगा। मतलब एट द एंड ऑफ जून आपको डिलीवरी लेनी होगी गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट की, या गोल्ड की आपको डिलीवरी लेनी होगी, राइट। अब मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक महीने में जब ये जून का महीना खत्म होगा तो जो मेरा प्राइस है ना गोल्ड का वो 56,000 रुपीज़ हो जाएगा, वो यहाँ करीब कहीं पे पहुँच जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है गोल्ड को बाई करने के लिए। पैसे मेरे पास आएंगे जून में, लेकिन मैं अभी यहाँ पे प्राइस सिक्योर करना चाहता हूँ। मैं अभी चाहता हूँ कि इस प्राइस पे मैं ले लूँ और जो डिलीवरी है ना वो मेरे को एक महीने के बाद मिल जाए और मैं पेमेंट एक महीने के बाद करूँ। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाई करूँगा तो मुझे एक छोटा सा मार्जिन देना होगा। अगर ये 50,000 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो हो सकता है मुझे 5,000 रुपये दे के ही ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाने को मिल जाए। और फिर एक महीने बाद जब ये मेरा प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे इस भाव पे गोल्ड की डिलीवरी मिल जाएगी। तो मेरा फायदा हो जाएगा इस केस में, राइट। तो इस टाइप से फ्यूचर को यूज किया जाता है लोगों के द्वारा मार्केट में। इसी वजह से ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं मार्केट में। लेकिन आपको पता है कि ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल दिया आपको फ्यूचर्स का। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेकुलेट करते हैं, कुछ लोग जो गोल्ड या दूसरे जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी डायरेक्शन को पता लगा के उसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं, कुछ लोग हेजिंग करते हैं। ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये बेसिकली एक टाइप की हेजिंग ही थी। तो जो फ्यूचर्स के यूज़ केस हैं वो काफ़ी सारे हैं। इसी वजह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ में लाया गया मार्केट के अंदर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उन पार्टीज़ की जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो है हमारे इन्वेस्टर्स, फिर कुछ हेजर्स हैं या कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हैं, और फिर हमारे कुछ स्पेकुलेटर्स हैं या जिनको हम ट्रेडर्स भी बोलते हैं। ट्रेडर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेकुलेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं इन्वेस्टर्स को, राइट। तो मैं चलता हूँ वापस से चार्ट के ऊपर और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। ये आ गया निफ्टी 50 का चार्ट। तो अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट। एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया था। ये पैटर्न कुछ वेस्ट टाइप का मुझे दिख रहा है, राइट। अब और इस पैटर्न के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो मार्केट है ना वो नीचे की तरफ जा सकता है। ये मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैं एक ऐसे ही नॉर्मल सा एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि हम लोग अपनी चीज़ों को समझ पाएँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, राइट। अभी अगर मुझे ऐसा लग रहा है और मैंने ऑलरेडी निफ्टी 50 में अपनी पोजीशन बना के रखी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेल की पोजीशन बना लूँगा
और अपने जो बाय वाली पोजीशन है ना मैं उसको हेज कर लूँगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बेसिकली हेज करने के लिए खरीदते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। या अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मान लीजिए अगर मुझे निफ्टी 50 पे एकदम ही बेयरिश होना है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो निफ्टी 50 है ना ये 1-2 साल में बहुत ही बुरा परफॉर्म करने वाला है, तो मैं नेकेड शॉर्ट पोजीशन भी बना सकता हूँ यहाँ पे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिंग के लिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको यूज़ करते हैं, या नई शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए भी इन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करते हैं। एफआईआई, डीआईआई और बड़े इन्वेस्टर्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो बहुत बड़ी पोजीशन कम समय पे बना पाए। और ये इंस्ट्रूमेंट्स लेवरेज्ड होते हैं, लॉट्स में ट्रेडिंग होती है इनमें, तो इनमें बड़ी पोजीशन बिल्डअप करना थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इन्वेस्टर्स क्यों यूज़ करते हैं फ्यूचर्स को। इसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं कुछ कमर्शियल प्रोड्यूसर्स। अब कुछ जो कमर्शियल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेसिकली हेजिंग के लिए ही यूज़ करते हैं इस फ्यूचर्स को। अब इसका भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग लगाते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल को। यहाँ पे दोस्तों ये WTI क्रूड ऑयल को ही हम लोग ले लेते हैं। अभी आप देख सकते हो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $106 है, राइट। तो अगर मैं एक एयरलाइंस कंपनी चलाता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे अपने एयरप्लेन्स में फ्यूल भरवाना पड़ेगा। अब जो एयरप्लेन्स होते हैं उसमें क्रूड ऑयल नहीं डलता, उसमें जेट फ्यूल डलता है। लेकिन जो जेट फ्यूल है वो भी क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव ही है, राइट। तो अगर ये क्रूड ऑयल का प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो जो मेरा जो पेट्रोल है एयरलाइन कंपनी वालों का वो महंगा होगा। और अगर मैं एक एयरलाइन कंपनी चलाता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि यार मुझे कम प्राइस पे ना ये जो सप्लाई है मैं सिक्योर कर लूँ। अभी प्राइस जैसे $106 है, राइट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस 120-130 डॉलर तक जा सकता है, तो मैं अभी इस प्राइस पे सिक्योर कर लेना चाहूँगा अपनी सप्लाई को। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लूँगा और इस टाइप से मैं अपनी सप्लाई को सिक्योर कर लूँगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को दोस्तों कमर्शियल प्रोड्यूसर्स के द्वारा अपनी सप्लाई को सिक्योर करने और हेजिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आते हैं दोस्तों स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर, जो कि अपना टेक्निकल एनालिसिस करके या कोई भी दूसरा एनालिसिस करके पोजीशन बनाते हैं मार्केट के अंदर। और ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स का एक सिंपल मोटो होता है बाय लो और सेल हाई। तो यही 3 टाइप्स की पार्टी मेजरली इन्वॉल्व होती हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब हम लोग समझते हैं फ्यूचर्स के बेनिफिट्स को। तो यहाँ पे कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता फ्यूचर में। अगर आपने सामने से बाय की पोजीशन बनाई है फ्यूचर के अंदर और सामने से किसी बंदे ने शॉर्ट करके रखी है फ्यूचर की पोजीशन, तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि यार वो सेल वाला जो है ना वो मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो। आप सभी को पता है कि ये जो फ्यूचर है ना ये एक ज़ीरो सम गेम है। एक का जो लॉस है वो दूसरे का प्रॉफिट है और वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो सामने वाली पार्टी है ना वो हमेशा पैसे दे, वो डिफ़ॉल्ट ना करे। तो फ्यूचर्स जो मार्केट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट होते हैं और यहाँ पे क्लियरिंग एजेंसीज जो हैं वो काउंटर पार्टी रिस्क को कवर करती हैं। तो ये एक बेनिफिट है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने का। अब दोस्तों जो फ्यूचर्स हैं वो काफ़ी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी होती है, स्पेकुलेटर्स रहते हैं, हेजर्स रहते हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स रहते हैं वो सारे लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जनरली जो फ्यूचर्स होते हैं वो काफ़ी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो बड़ी पोजीशंस इनमें बनाना थोड़ा सा आसान होता है और इनमें स्मॉल मार्जिन्स चाहिए रहते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए की कैपिटल है तो आप वो 100 रुपए की कैपिटल का यूज़ करके 1000 रुपए तक के फ्यूचर्स को खरीद सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है फ्यूचर का और इससे आप हेजिंग कर सकते हो अंडरलाइंग एसेट की, जैसा कि हम लोगों ने बात करी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं फ्यूचर के। अब दोस्तों हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में यूज होती हैं। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है मैच्योरिटी, द डेट एट विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सीज ट्रेडिंग। मतलब एक ऐसी डेट जहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना बंद कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाहता हूँ एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप आओगे यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट के ऊपर तो आपको यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स वॉच टाइप करना है एनएससी की वेबसाइट के अंदर। ये ऑप्शन आप जैसे ही फाइंड आउट कर लोगे तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स की। मैं एक काम करता हूँ, मैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी एक्सपायरी डेट है ना वो 3 है यहाँ पे। एक 26 मई वाली एक्सपायरी का निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट है, एक 30 जून वाली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, एक 28 जुलाई वाली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक्सपायरी डेट है ना ये हमारी मैच्योरिटी डेट है। मतलब इस दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होना बंद हो जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले टर्म की तरफ जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स
एक दिन में ट्रेड हुए, हर एक दिन कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर नज़र डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो अभी जो मई वाला महीना है ना, यहाँ पे 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। जो 30 जून वाला है उसमें 13,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए और 28 जुलाई वाले में सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट 3,233 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एकदम पास में है एक्सपायरी के, ये 26 मई वाला सबसे पास में है एक्सपायरी के, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी फ्यूचर्स में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा नियर मंथ वाले फ्यूचर में ट्रेड करें, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगी, वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वॉल्यूम के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है एक डिलीवरी मंथ में। कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो अभी भी बने हुए हैं। वॉल्यूम हमें ये बताती है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग हुई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी बने हुए हैं मार्केट के अंदर आफ्टर द मार्केट क्लोजेस। तो आई होप आपको ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ये फ्रंट मंथ टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो इसको हम लोग स्पॉट मंथ भी बोलते हैं या नियर बाय मंथ भी बोलते हैं। ये नियरेस्ट डिलीवरी मंथ होता है। अभी आप देख सकते हो ये वाला जो मंथ है ना 26 मई 2020, ये जो मई का महीना है ये है हमारा नियर बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों अगर हम अगले टर्मिनोलॉजी पे आए तो उसका नाम है एक्टिव मंथ, यूजुअली द फ्रंट मंथ, बट द एक्टिविटी इन सम फ्यूचर मार्केट्स चेंजेस टू अ लेटर डिलीवरी मंथ बिफोर द फ्रंट मंथ मैच्योर्स। तो एक्टिव मंथ बेसिकली वो महीना हो गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है। इस वाले एग्जांपल पे 26 मई वाले हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा सिंथेटिक प्राइस सीरीज होता है जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला के बनाया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप लॉन्ग टर्म प्राइस एनालिसिस कर सको। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 26 मई में एक्सपायर हो जाएगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 30 जून के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट है। तो आप इसका चार्ट ट्रैक नहीं कर पाओगे जब ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको ये पता लगाना है कि निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में लॉन्ग टर्म में क्या प्राइस एक्शन रहा है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो दोस्तों ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे ये कैसे दिखते हैं। अभी मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ गोल्ड को, और मैं यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर्स टाइप करता हूँ क्योंकि हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड फ्यूचर्स कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे करंट कॉन्ट्रैक्ट है ना वो आगे है, मतलब ये जो अभी एकदम रिसेंट वाला डेटा है ना, यहाँ पे करंट कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइजेस को शो किया जा रहा है। लेकिन ये एक कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस हिस्ट्री है ना वो काफ़ी लंबी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँगा मूव बैक तो आप देख सकते हो ये कब से बना हुआ है, ये एकदम कॉन्स्टेंटली चलते जा रहा है। 2015 से ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका प्राइस एक्शन अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि मैच्योरिटी डेट आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ट्रेडिंग होना बंद हो जाती है। इसी वजह से कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि हम ये प्राइस एक्शन को ट्रैक कर सकें ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे हम लोग इस गोल्ड फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अप्रैल 2023 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम देख सकते हैं और उनमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे ये कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉच कर सकते हैं। और ये जो गोल्ड 1 गोल्ड 2 है ये बेसिकली कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको बहुत सारे जो पास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको मिला के बनाया गया है। तो आई होप आपको ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग अपनी अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सेटलमेंट। तो फ्यूचर्स में सेटल इन द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट और इन कैश बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। तो ये सेटलमेंट का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों जब ये हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम फिजिकल डिलीवरी ले लें उस स्टॉक की या उस कमोडिटी की, या तो हम उसको कैश में सेटल कर दें। अब यहाँ पे हम लोग वापस से गोल्ड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एकदम रीसेंट प्राइस पे जाता हूँ। अभी रीसेंट प्राइस है गोल्ड का 50,663। अब मान लीजिए ये एक महीने बाद है ना, ये 52,000 रुपीज़ पे जाके क्लोज हो जाता है, राइट। अब मान लीजिए अगर आपको गोल्ड की डिलीवरी लेनी पड़ जाए, अगर आपने बाय किया है तो जाहिर सी बात है आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी गोल्ड की।
तो आपको घर पे अपने बुलवाना पड़ेगा गोल्ड। अब आप चाहते हो कि यार मुझे नहीं चाहिए गोल्ड वोल्ड, मुझे को तो बस आप कैश में सेटल कर दो, मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है आप वो मेरे को कैश क्रेडिट कर दो मेरे अकाउंट में, आप बस इतना चाहते हो, तो वो वाला जो सिस्टम है उसको हम बोलेंगे कैश बेस्ड सिस्टम, कैश सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन आप अगर चाहते हो कि यार मेरे को ना आप डिलीवरी दे दो गोल्ड की, मुझे कैश में नहीं चाहिए माल, मेरे को गोल्ड की डिलीवरी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल सेटलमेंट। तो यहाँ पे मोस्टली आप लोगों के पास चॉइस नहीं होती कि आपको फिजिकल सेटलमेंट चाहिए या कैश सेटलमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सचेंजेस और सेबी डिसाइड करती है। तो गोल्ड में दोस्तों जनरली फिजिकल डिलीवरी होती है, और निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स में फिजिकल डिलीवरी होती है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में फिजिकल डिलीवरी दे पाना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे कैश में सेटल होते हैं ट्रांजेक्शन। तो आई होप आपको ये फिजिकल डिलीवरी और कैश डिलीवरी के बारे में समझ में आया होगा। अब अगला टर्म है सेटलमेंट प्राइस। तो सेटलमेंट प्राइस बेसिकली वो प्राइस है जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहा है, राइट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस ही हो, लेकिन ये एक एवरेज प्राइस होता है ओवर अ स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम। तो सेटलमेंट प्राइस वो प्राइस हो गया जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर रहे हैं। अब अगले टर्म के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है बेसिस। तो बेसिस कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूचर प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस। तो बेसिस का मतलब हुआ फ्यूचर माइनस स्पॉट प्राइस। आई होप आपको ये बेसिस समझ में आया होगा। अब बेसिस का आप बस यूज समझ लीजिए कि बेसिस को यूज क्यों किया जाता है। तो बेसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हेजर्स होते हैं या आर्बिट्रेजर्स होते हैं, वो लोग फ्यूचर्स मार्केट और स्पॉट मार्केट के बीच के डिफरेंस को ट्रैक करते हुए चलते हैं। अब दोस्तों जो स्पॉट का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए फ्यूचर के प्राइस से, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए स्पॉट और फ्यूचर के प्राइसेस में। लेकिन अगर ज़्यादा फर्क होता है तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं ये हेजर्स और आर्बिट्रेजर्स। इसी वजह से हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्बिट्रेजर्स या हेजर्स के लिए। अब दोस्तों अगला टर्म है हमारा कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। तो ये बेसिकली एक वीकली रिपोर्ट होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो ओनरशिप कंपोजिशन है ना, जो ओनरशिप है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो कैसी है। जो तीन सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रेडर हैं, जो हेजर्स हैं, जो स्वैप डीलर हैं, या जो मैनेज करते हैं बड़े बड़े पैसे को, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी पोजीशन में कितना ज़्यादा चेंज आया है, वो हमें पता चलता है इस कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट से। और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो स्मार्ट मनी है ना, उसने अपना पैसा कहाँ लगा के रखा है, क्या स्मार्ट मनी बुलिश है, क्या स्मार्ट मनी बेरिश है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अगर आप ये कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट को पढ़ोगे तो। अब हम लोग बात करते हैं अगली टर्म की जिसका नाम है बैकवर्डेशन। अब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्यूचर्स मार्केट के ना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम प्राइस पे ट्रेड करते हैं, और जो स्पॉट का प्राइस है ना वो ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे मैंने जैसे एक एग्जांपल में लिख के रखा है, आप देख सकते हो जो जुलाई वाला कॉन है ना, इसका प्राइस है $6.70। जो सितंबर वाला प्राइस है उसका प्राइस और भी कम है, जुलाई वाले से भी कम है, $6.30। और जो दिसंबर वाला जो कॉन का प्राइस है वो $6.10 है। तो जैसे जैसे हम लोग फ्यूचर में ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये प्राइस कम होता जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैकवर्डेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कंटेंगो जस्ट इसका उल्टा है, जैसे जैसे आप फ्यूचर में और आगे जाते जाओगे ना, वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये सितंबर का जो वीट का प्राइस है मेरा, ये $6.34 है। दिसंबर में ये प्राइस बढ़ के $6.74 हो गया, और मार्च में ये प्राइस बढ़ के $7 हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम में आगे जा रहे हैं वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कंटेंगो में प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि वीट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, इसी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और बैकवर्डेशन में प्राइसेस नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लग रहा है कि यार फ्यूचर में ना मार्केट का जो प्राइस है, जो ये कॉन का प्राइस है, वो नीचे की तरफ जा सकता है। इसी वजह से बैकवर्डेशन और कंटेंगो हमें देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करके देखते हैं। वापस से चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों, ये जो गोल्ड का फ्यूचर है ना, हम लोग इसमें सबसे पहले जून 2022 वाले के प्राइस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो जून 2022 का प्राइस है ना वो 50,670 है। अब हम लोग जून के बाद कोई दूसरे महीने के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। तो मैं वापस से डालता हूँ गोल्ड फ्यूचर्स, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो अब मैं अगस्त का देखना चाहता हूँ। यहाँ पे तो आप देखो, जो अगस्त का प्राइस है ना 50,927 है, जो कि ₹300 ज़्यादा है जून वाले से। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर के प्राइसेस में कंटेंगो इफेक्ट देखने को मिला है।
तो आई होप आपको ये बैकवर्डेशन और कंटेंगो समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फ्यूचर मार्केट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। एसेट क्लास के हिसाब से हम लोग ये फ्यूचर मार्केट को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फ्यूचर मार्केट को एग्रीकल्चर मार्केट में कैटेगराइज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में हमारा व्हीट, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनके जो फीचर्स हैं वो एग्रीकल्चर में आ जाएंगे। अब एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी में हमारा क्रूड ऑयल आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगा। तो वो सारे जो मार्केट हैं, जो फ्यूचर के इंस्ट्रूमेंट है, वो एनर्जी के अंदर आ जाएंगे। फिर इक्विटी और इक्विटी के इंडेक्स जैसे रिलायंस का फ्यूचर या निफ्टी 50 का फ्यूचर। फिर फॉरेन एक्सचेंज वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे हमारे, जैसे कि जो यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर है वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा। फिर कुछ इंटरेस्ट रेट वाले भी फ्यूचर मार्केट होते हैं, वो हालांकि आपको इंडिया में इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आप चीज़ आपको यूएस में देखने को ज़रूर मिलेगी। फिर हमारे कुछ मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मेटल्स के अंदर। फिर इसके अलावा दोस्तों फ्रेट को, वेदर को, वाटर को, इन सारी चीज़ों को भी ट्रेड किया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार वाटर में कैसे ट्रेडिंग करी जा सकती है, क्योंकि इंडिया में तो ये वाटर में ट्रेडिंग होती नहीं है। लेकिन दोस्तों जो यूएस का मार्केट है वहाँ पे वाटर में भी ट्रेडिंग होती है, वहाँ वेदर में भी ट्रेडिंग होती है, वहाँ फ्रेट में भी ट्रेडिंग होती है। तो ये वाटर वाला केस तो मुझे भी बहुत ही एक्सेप्शनल केस लगा। तो मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगर हम लोग जहाँ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में और टाइप करेंगे वाटर फ्यूचर्स, अगर हम लोग बस इतना टाइप करेंगे ना यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है H2O। H2O एक केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। वाटर को हम लोग केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है नेस्डैक वेलिस कैलिफोर्निया वाटर इंडेक्स फ्यूचर, वाटर इंडेक्स फ्यूचर। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही है। मैं इसको लाइन चार्ट पर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि ये दिखे थोड़ा अच्छे से। और आप देख सकते हो कि ये वाटर में ट्रेडिंग हो रही है। तो यूएस के मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और वहाँ पे किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग हो सकती है। इसी वजह से दोस्तों अगर आप कुछ भी यूनिक कॉन्ट्रैक्ट देखें फ्यूचर मार्केट के अंदर तो आप समझ जाइए कि वो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऐसे चैलेंजेस के बारे में जो कि एक टेक्नीशियन फेस करता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में दोस्तों, वो यही होती है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं ना तो दोस्तों उससे क्या होता है कि जो चार्टिंग है ना वो प्लॉट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म चार्टिंग है उसको पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसिंग अलग होती है और एक नए कॉन्ट्रैक्ट में नई प्राइसिंग होगी। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग प्राइसिंग होने की वजह से लॉन्ग टर्म चार्टिंग एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस इश्यू को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी मेथड्स बनाई गई हैं, जिससे हम बहुत सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को स्टिच करके, स्टिच मतलब जोड़ के, एक कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाया था, अगर हम लोग जाएं यहाँ पे गोल्ड पे, तो यहाँ पे अगर मैं गोल्ड फ्यूचर्स को टाइप करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गोल्ड फ्यूचर में ये दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस में करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट, और एक और अगला मेथड लिखा हुआ है जिस वो भी कंटिन्यूस है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट। तो ये वाला जो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है इसमें अगला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको आगे लिया गया है फ्रंट में। लेकिन जो हमारा गोल्ड वन था उसमें दोस्तों जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको लिया गया था फ्रंट में। तो ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट को भी प्लॉट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जब भी आप ये प्राइस पढ़ रहे हैं, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए। आपको इतना बस पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना इनको सिंथेटिकली बनाया गया है और ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी आप जैसे यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे वॉल्यूम शूटअप हो रही है, ये देख सकते हो आप। वॉल्यूम यहाँ पे शूटअप हो रही है एक्सपायरी के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम डेटा ट्रैक करना सेंसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एनालिसिस करते समय, क्या इंडिकेटर यूज़ करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और सोच समझ के इंडिकेटर्स अपने यूज़ करने होंगे। तो यही बस मैं बोलना चाहता था इस चैलेंज के बारे में जो कि एक टेक्नीशियन फेस करता है दोस्तों। कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं लाइक टाइम रोल ओवर, एक्टिविटी रोल ओवर, रोल ओवर विथ एडजस्टमेंट, स्मूथिंग टेक्निक्स एंड सो ऑन। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की, इसके बारे में आई थिंक बस आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज करते समय थोड़ा सा सावधान रहें। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंडिकेटर को यूज़ करना है, कौन से इंडिकेटर को नहीं यूज़ करना है,
जब हम ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के डेटा को पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ये फ्यूचर्स के बारे में। अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए नीचे कमेंट करके, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। कुछ आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेल करके भी आप कुछ पर्सनली सवाल पूछ सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं CMT लेवल 1 बुक, क्वेश्चन बैंक्स, मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स को लेके। तो वो सारे जो सवाल है ना, आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको एक कमेंट पिंड मिलेगा स्टॉक ब्रेन्स की तरफ से। तो वो स्टॉक ब्रेन्स की टीम का नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और जो भी आपका क्वेश्चन है ये CMT की बुक को लेके, क्वेश्चन बैंक को लेके, वो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।